वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद निशा। और हमारे गेस्ट चेंज हो चुके हैं। फर्स्ट सेगमेंट में आपको पता है कि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं और अभी मेरे साथ जो मौजूद है मैं उनका तारुफ भी करवाती हूँ, आपसे मिलवाती भी। और आज बड़े जो है सेंसिटिव टॉपिक पे भी बात होगी और बहुत सारी चीज़ें उनसे हमें मालूमात भी मिलेगी और आपको भी यकीनन मालूमात मिलेगी। इस टाइम मेरे साथ पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं राना गुलजार साहब, उनको मैं वेलकम करूँगी। मेरे शो पर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अच्छा जी, हमारे जो दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार हैं और उनका नाम है सईद रशीद, उनको भी वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा महंगाई पे बात करते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। मुझे ये बताइएगा महंगाई पे आप क्या कहना चाहेंगे, जबकि आवाम की चीखें भी निकल चुकी हैं और अब चीखें बंद हो चुकी हैं क्योंकि वो हार चुके हैं बिल्कुल। लोग खुदकुशियों पे आ चुके हैं। इस महीने में 2 खुदकुशियां जो कि सामने स्क्रीन पे लोगों को नजर आ चुकी हैं कि 2 लोग जान की बाजी हार चुके हैं बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से। क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो दो वो लोग हैं कि जो आपने बताए। हम्म। वो लोग भी तो हैं जिनका ना तो मीडिया में कोई ज़राए हैं, ना उनके कोई ऐसा जानने वाला या कोई उसकी उनकी बातों को करने वाला है। सैकड़ों लोग योमिया खुदकुशियाँ कर रहे हैं इस बेरोज़गारी की वजह से। स्ट्रीट क्राइम इसी बेरोज़गारी की वजह से है। बहुत सारे मामलात जन्म ले रहे हैं। देखिए, बात यह है कि अब तो बेरोज़गारी से भी आगे बढ़ गए हैं हम, और हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म बड़े सादिकुल अमीन, बड़े अच्छे इंसान हैं। और वो एक, न जाने मुझे नहीं समझ आई कि चीफ साहब ने क्या देखा। माज़रत के साथ चीफ साहब, आपने क्या देखा और आपने उनको एक सादिकुल अमीन डिक्लेयर किया, तो समझ नहीं आई कि आपने किस कानून के तहत ये फैसला किया और क्यों किया, क्या मफादात थे इसके पीछे। तो वो जो कल के सादिकुल अमीन थे, आज वो सर्टिफाइड चोर हैं अच्छा। और साबित हो रहे हैं। क्योंकि कल वही कहते थे स्क्रीन पर खड़े होकर कि जी जब महंगाई बढ़ती है जी जी तो हुक्मरान चोर होते हैं और हुक्मरानों की जेब में वो पैसे जाते हैं। जी। आज महंगाई की सतह इस कदर हो चुकी है कि पिछले 70 साल एक तरफ और ये 3 साल एक तरफ। जी। जो चीज़ पिछले 70 साल में, यानी कि डॉलर को ले लें, वो 70 साल में 105 रुपये तक आया और आज 3 साल में वो 178 रुपये का हो गया। आटा, दाल, चीनी, अशिया खुर्दनोश की तमाम चीज़ें, दवाएं, जो कीमतें बढ़ी हैं, आज यही वज़ीर आज़म बताएं कौम को कि ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है। अरबों रुपए जो गरीबों से लूट लिया गया इस मद में, बैरूनी ममालिक से जो पैसे लिए हैं, अरबों रुपए कोरोना की मद में ले लिए, सऊदी अरब से भी और बहुत सारे ममालिक से इन्होंने पैसे लिए। डैम फंड, देखिए डैम फंड में एक बड़ा फ्रॉड हुआ कि 13 अरब रुपए इन्होंने जमा, 14 अरब रुपए जमा किए। अच्छा। और 15 अरब रुपए के इश्तिहार दिए। आप ये देखें, 1 अरब रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान हुआ और डैम ज़ीरो। इसी तरह इजाफी बिलों में पैसे इन्होंने लिए हैं। ये महंगाई की सतह है, गरीबों का खून निचोड़ा जा रहा है। खान साहब कौम को बताएं, क्या ये अच्छा अमल है? कल वो कैंटीनर पर खड़े होकर कहते थे कि जब महंगाई की सतह बढ़ती है तो हुक्मरान जो हैं वो चोर होते हैं क्योंकि उनकी जेब में पैसे जाते हैं। तो आज खान साहब सर्टिफाइड चोर हैं क्योंकि ये कौम की जेबों से पैसा निकाल कर अपनी जेबों में, और अपने जो रुफ़का हैं, जो इनके इन्वेस्टर हैं, जो इनके दाएं और बाएं बैठे हुए हैं, उनकी जेबों में जा रहे हैं। तो ये काबिल मज़म्मत बात है। और इमरान खान साहब हुकूमत ना चलाने के नाअहल हैं, इनको फौरी तौर पर अपने घर जाना चाहिए। और अवाम आँख खोल कर देख रही है, अब अवाम गुमराह नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने
जो बेवकूफ बनाया इस कौम को, पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बनाया। पर एक चीज ऐसा आप पीपल्स स्लोगन पार्टी देखा। में इधर, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, एक चीज मुझे बताएं, कराची शहर में तो पीपल्स पार्टी है, ठीक है, यहाँ अगर आप उठा के देखें आटे के किसी भी चीज के रेट, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो और शहरों से रेट बढ़े हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत है और 18वीं तरमीम के बाद इन चीजों पे क्यों नहीं फोकस हो रहा कि हमारे सूबे में, हमारे शहर में और शहरों से ज्यादा रेट है आटे के और हर चीज के? थोड़ा सा इस पे भी पीपल्स पार्टी की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हुकूमत सिंध की तरफ से 10 किलो का आटे का थैला 550 रुपए का दिया जा रहा है और मुख्तलिफ DC ऑफिस के सामने और मुख्तलिफ चौराहों पर बाकायदा एक गाड़ी खड़ी कर कर सेल किया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, जहां तक आपने बात की है, पिछले दिनों भी एक शो में यही बात हो रही थी कि जी सिंध में, कराची के अंदर चीनी बहुत महंगी है, आटा बहुत महंगा है। मैं आप ही के यहाँ शो में था शाम के, उस दिन के रेट कराची में चीनी 130 रुपए किलो थी और खैबर पख्तूनख्वा में 140 रुपए किलो थी। देखिए, बात यह है कि जब आप ये बात करें तो आप पूरे मुल्क से पहले फिगर ले लें और उसके बाद बात नहीं ठीक है, एक मेरी बात सुनो, मैं ये कहना चाहूंगी कि ठीक है रेट है, पर आप मार्केट में देखें कि उस रेट पे नहीं जाती। मेरी बात मुकम्मल होने दें। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग, हमारी एक आदत हो गई है कि हमने अगर आज की कोई बात की है तो इस बात को हम पूरे साल लेकर चलेंगे, इस घिसी पीटी बातों पे हम बात करेंगे। बिल्कुल गलती है। प्राइस कंट्रोल कमेटी को अपना काम करना चाहिए जी। जिस अंदाज में काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रही जी। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि प्राइस कंट्रोल कमेटी को डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, मुख्तार कार, इन तमाम लोगों को उस अंदाज में काम करना चाहिए और हुकूमत सिंध को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि ये प्राइस कंट्रोल कमेटी आया अपना फाल किरदार अदा क्यों नहीं कर रही। बिल्कुल। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि देखिए कि ये रातों रात, चले ठीक है मुनाफाखोरी हो रही है, कितनी होगी? 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, क्या 50 रुपए केजी चीनी 140 रुपए तक चली गई? क्या ये सब हुकूमत सिंध ने किया? क्या आटा 30 से 40 रुपए किलो बिकने वाला 80 रुपए किलो बिक गया? देखिए, इतनी तो वो नहीं है। बात यह कि जो आपकी सफों में बैठे हुए लोग हैं, जो आटा है, चीनी है, जो बिजनेसमैन हैं, इनको आपने क्यों खुली छुट्टी दी है? क्यों आपने इनको रातों रात इनके एसेस्ट जो है वो बढ़ाए हैं? आप कहते थे कि जी ये जो है नाइंसाफी है, जब गरीब भूखा सोता है तो मेरा दिल रोता है। आज तो गरीब खुदकुशी कर रहा है तो खान साहब आपका दिल नहीं रो रहा? ठीक है। देखिए, बात यह है कि जहां अगर पीपुल्स पार्टी से कहीं कोई गलती हुई है और पीपुल्स पार्टी गलत काम कर रही थी तो इसलिए इख्तिदार से बाहर हुई ना, बकौल खान साहब के। ठीक है, इख्तिदार से बाहर हुई तो खान साहब आ गए। अब खान साहब बताइए कि हुकूमती किस सेक्टर की तंजीमें नो की है, हुकूमती किस इदारे की उन्होंने तंजीमें नो कर दी और किसको उन्होंने दुरुस्त किया कि जी इसमें ये इस्लाहत आ गई और इसमें ये खराबी थी और इस इदारे ने इतना खसारे में था और इस इदारे ने अब इतना रेवेन्यू किया। आप देखिए, ये बात करते हैं 70 साल का गंद। देखिए जी, 70 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इस 3 साल में हुई। अच्छा, चले आपने महंगाई की तो आप बताइए बेरोजगारी की शरह कितनी कम हुई? बेरोजगारी, आपने कहा 1 करोड़ नौकरी देंगे, आप उस 1 करोड़ नौकरी की जगह तकरीबन 70 से 80 लाख बेरोजगार कर दिए। ठीक है, आपने कहा 50 लाख घर देंगे। अरे जनाब, आपने घर नहीं दिया, लोगों के घर तोड़ रहे हैं। मैं आपसे फिर वही बात कहता हूं माजरत के साथ, जनाब चीफ साहब, मैं चीफ साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आपने बनी गाला को रेगुलाइज दिया, 300 एकड़ का बनी गाला है, आपने 800 रुपए गज से रेगुलाइज दे दिया। ग्रैंड हयात को आपने रेगुलाइज दिया इसलिए कि वहां चीफ साहब आपका भी घर है, वहां पे आर्मी चीफ का भी घर है, वहां वज़ीर आज़म का भी घर है, वहां पाकिस्तान की तमाम बड़ी जो कुव्वतें हैं उनके घर हैं। ये जो गरीब लोग यहाँ कराची में बस रहे हैं,
जिसकी जिसकी 40 गज का घर है, 120 गज का घर है, जनाबे वाला इनको रेगुलाइज क्यों नहीं दे रहे? इन्होंने कौन सा ऐसा कसूर किया है? इन्होंने कौन सी ऐसी ज्यादती की है? पंजाब असेंबली के अंदर मैं आपसे बताता चलूं कि ग्रीन मैं बेल्ट ये की कहना जितनी चाहूंगी कि जमीन थी, आर्मी पे हम बिल्कुल बात नहीं कर सकते, ये हमारी फोर्सेस हैं और हम इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इनकी वजह से ही हमारा देखिए, मुल्क मैं अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी की बात नहीं बहुत कर सारी रहा, चीजों से मैं बचा है। आर्मी की बात अभी नहीं आपने कर कहा रहा, ना कि नहीं, वहां पे उनका नहीं, मेरी बात हाँ। सुना आप, नहीं, उनके घर हैं। हाँ, घर हैं। मैं घर हैं तो मैं घर वो- होना वही- गलत नहीं, मैं आर्मी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्मी गलत है, नहीं 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 आप नहीं गलत कह रही हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बात गलत नहीं ये कह रही, है- मैं क्लियर कर रही नहीं, थी नहीं, क्योंकि clear आपने नहीं। जिस तरह से कहा कि आप इस तरह से नहीं, रेगुलाइज बिल्कुल, किया और बिल्कुल। इस उस पे किया, ये तो मैं चीफ जस्टिस क्लियर साहब- किया है नहीं, कि मैं ये आपको- उस चीज पे हम लोग बात नहीं आप कर मेरी रहे बात सुने। जी। चीफ जस्टिस साहब ने देखिए जब रेगुलाइज दिया तो इसका एक समरी बनती है जी। और वो समरी बाकायदा असेंबली के अंदर जाती है, फिर असेंबली उसे पास करती है, फिर चीफ जस्टिस साहब उसको जो है अप्रूवल करते हैं। चीफ जस्टिस साहब, साबका चीफ जस्टिस साहब ने ऐसा किया ही नहीं, साकिब निसार साहब ने, क्योंकि उन्होंने खुद ही वो रेगुलाइज ऑर्डर पास कर दिया। मैं आपसे गुजारिश ये करता चलूं कि जब पंजाब असेंबली के अंदर ग्रीन बेल्ट पे और बहुत सारी जगहों पर जो सोसाइटीज बनी हैं, जब उनको कानून बनाने की इजाजत दी जा रही है तो सिंध असेंबली के में कानून बनाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि जब सिंध असेंबली कानून बनाएगी तो ये हजारों लोग जो बेघर हैं ये बेघर नहीं होंगे, इनको रेगुलाइज मिलेगा। जब इनको रेगुलाइज मिलेगा तो हुकूमत को इसका पैसा भी मिलेगा और अरबों रुपए की हुकूमत को अर्निंग होगी। तो बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब जो बिल्कुल रोड के दरमियान या कोई ऐसी रफाई चीज है आप बिल्कुल एक्शन लें, बिल्कुल सो मोटो लें, लेकिन जो बाय बर्थ कमर्शियल चीजें हैं उनको तो मेहरबानी करें। जो लोग बेचारे बैठ चुके हैं, गरीब लोग हैं, उनको क्यों आप इससे मतलब उनको निकाल रहे हैं? जिन लोगों ने ये अमल किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। उनको तो आपकी तरफ से कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा, जो वो तो आज बाहर घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और जो गरीब आदमी उस वक्त भले वो धोखा हुआ जो भी हुआ, वो गरीब इंसान जो है फंस गया है, तो मेहरबानी करें उनको रिलीफ दें। आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि चीफ साहब आप इनके लिए मेहरबानी करें, आपके फैसले सर आंखों पर हैं। बात यह है कि ग्रैंड हयात है, ठीक है आपने उनको रेगुलाइज दे दिया, लेकिन जो ये गरीब लोग हैं इनको भी रेगुलाइज दिया जाए, हमारी आपसे गुजारिश है। और ऐसा कानून सिंध असेंबली को बनाने का हुक्म दिया जाए कि वो ऐसा कानून बनाए कि आइंदा कोई ऐसा काम ना हो, और जो ये लोग बैठे हुए हैं इनको एक मिनिमम पैसे जो है वो रखकर और इनको रेगुलाइज ऑर्डर जारी किया जाए, ताकि ये बेहतर अंदाज में गरीबों की मदद हो सके। इमरान खान साहब को भी हमारी यही गुजारिश है कि आप बिल्कुल आप अच्छे हुक्मरान साबित नहीं हो सके तो मगर ये है कि इन गरीबों के साथ मेहरबानी करें कि आप अच्छी हुक्मरानी आगे करके दिखा दें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इनका मौक़िफ़ लेती हूँ क्योंकि काफी लंबी होगी बात। सवाल वैसे भी इसमें से भी एक सवाल है जो मैं आपसे जरूर करूंगी। जी क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं 2018 के इलेक्शन में जी आरिफ अलवी साहब, इमरान इस्माइल, खुर्रम शेर जमान और ये जो हमारा डिफेंस का हल्का था, इसका मैं चीफ इलेक्शन कंट्रोलर था पीटीआई की तरफ से। मैं कंट्रोल रूम चलाता था जहाँ से मैंने सारे वॉलंटियर ट्रेंड किए, सारे इलेक्शन की पूरी कैंपेन मेरे हाथ से चली सारा, और स्पेशली इलेक्शन डे पूरा मेरे हाथ से कंट्रोल हुआ था। उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ तो आफ्ताब सिद्दीकी का पूरा इलेक्शन मेरे हाथ से हुआ, और इसका कुरैशी का मेरे हाथ से शहजाद कुरैशी, और मैं काफ़ी इंटरनल मीटिंग्स में और उसमें बैठा करता था। आरिफ अलवी साहब और मिसेज़ अलवी बहुत ही नफीस ख़ानदान के, उनके साथ मेरी अच्छी सलाम दुआ घर आना जाना। मगर जब इमरान खान की हुकूमत आ गई और चीज़ें गलत होने लगी तो शुरू में तो मैंने मीटिंग्स में बात करनी शुरू की कि यहाँ गलती हो रही है। सबसे पहले मैंने बात की जब इन्होंने फिरदौस आशिक अवान को अपॉइंट किया, तो मैंने इनसे कहा कि देखें ये गलती कर रहे हैं आप, यहाँ से देखिए बिगाड़ आएगा। बल्कि मैं आपको बताऊँ सबसे पहला इख्तलाफ मेरा, अभी इलेक्शन हो गए थे, इलेक्शन आ रहे थे रिजल्ट्स, मैं अलवी साहब, मिसेज़ अलवी, इमरान इस्माइल भी शायद बैठे थे, तो टीवी में आ रहा था स्क्रीन के ऊपर कि 114 नून लीग की हो गई सीटें और पीटीआई की उस वक्त 92 थी सूबाई में, पंजाब में। तो अलवी साहब मेरे बराबर में बैठे थे, तो थोड़ा सा एग्रेसिव होके मैं माजरत के साथ, अलवी साहब अगर आपको मेमोरी याद हो तो आप और आपकी वाइफ भाभी बैठी हुई थी साथ मेरे,
तो आपने एग्रेसिव होकर ऐसे टेबल पे कहा कि एट एनी कॉस्ट पंजाब में हमारी हुकूमत बननी चाहिए। और आप याद करें, इलेक्शन की रात थी, वो मॉर्निंग थी, सुबह, तो मैंने आपसे कहा था अलवी साहब आप अपनी ज़िंदगी का, इमरान सबसे बड़ी मिस्टेक करेगा अगर पंजाब में अक्सरियत ना हो और बना ले, और देख लें उसका क्या आया फॉल, आज बर्बादी लग गई। मैंने कहा ये मिस्टेक, मैंने मिसाल दी उन्हें, ये मिस्टेक नवाज शरीफ ने की थी। सिंध में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत थी, मैं ज़बरदस्त क्रिटिक हूँ पीपल्स पार्टी का, मगर नवाज शरीफ ने जोड़ दौड़ करके अपनी हुकूमत बनाई, और वो क्या नाम थे जो आजकल चेयरमैन बने हुए थे इसके अंदर इलेक्शन के, सेनेट के ना, मुजफ्फर हुसैन शाह को बना दिया। देखें क्या बर्बादी लगी। जब भी आप किसी अक्सरियत पार्टी को रोकते हैं जी, बस वो समझ लें आपका जी, वापसी का सफर शुरू हो गया। ये मेरा पहला इख्तलाफ था। नहीं सईद, आप गलत कह रहे हैं सईद भाई, हमें जब तक पंजाब नहीं, मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगा, आप अपनी परफॉर्मेंस से लें। आपको नवाज शरीफ चाहता तो 2013 के इलेक्शन में आप नाक से लकीरें लिखाते, आपको सरहद की हुकूमत नहीं मिल सकती थी। फजलुर रहमान ने पूरी कैलकुलेशन करके दी हुई थी कि हम इत्तों को तोड़ेंगे, ये करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा नहीं, इनको सरहद में बनाने दो, पीपल्स पार्टी को सिंध में बनाने दो। क्या हुआ, सब आराम से चलते रहे। परफॉर्मेंस बेस जब तक ये मुल्क में नहीं आएगा, ये पार्टी बेस पे रहेगा, तो कभी भी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। एक बात मैं इख्तलाफ की आपको बात बता दी। फिर मैंने टीवी में अपना एक मेरा चैनल है, मेरे मुताबिक मेरी नज़र में, मैं वीडियो भी बनाता हूँ और यूट्यूब पे भी आती हूँ। फिर मैंने वीडियोस बनानी शुरू कर दी जिसमें प्योरली मेरी सजेशंस जाती थी इमरान खान को, अलवी साहब को। अलवी साहब ने रेफरेंस फाइल किया, मैंने वीडियो बनाई, ने फ़ोन किया, अलवी साहब गलती कर रहे हैं आप, ये रेफरेंस आपका काम नहीं था, और अगर ये सही होती जहाँ पर जमहूरियत जैसा मुल्क जैसे इंग्लैंड अमेरिका, तो आपकी इम्पीचमेंट पक्की थी, आपकी इम्पीचमेंट हो गई थी, या आप कौम से माफ़ी मांगे या इम्पीचमेंट थी। मगर ये मुल्क ऐसे हालात है कि यहाँ इस तरह की, क्या किया था उसने क्लिंटन ने, सिर्फ एक झूठी बोला था ना, इम्पीचमेंट हो गई थी उसकी, माफ़ी मांगी उसने। क्या अमेरिका के अंदर हर दूसरा आदमी ये एक्टिविटी नहीं करता? सबकी ये रिकॉर्ड्स हैं, मगर उसको एक्टिविटी पे इम्पीचमेंट नहीं हुई थी। वो तो हर आदमी वहाँ इस तरह के स्कैंडल में मुलविस होता है, हर दूसरा आदमी, लड़की, औरत, सब यही काम करती है। उसको इम्पीचमेंट हुई थी इस बात पे कि उसने फ्लोर पे खड़े होके झूठ बोला कि आप हमारे मुल्क के अमीन हैं, और फ्लोर पे खड़े होकर झूठ बोला, इस पे इम्पीचमेंट हुई। और उसके अपने सेनेटर्स ने रगड़ दिया। वो हेयरिंग सुनने वाली है जो उन्होंने 100 सफ़े की, उसके अंदर अपने कमेंट्स दिए थे, इसने माफ़ी मांगी। मगर ये मुल्क हमारा ऐसे ही चल रहा है, आपकी इम्पीचमेंट। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ से मेरे इख्तलाफ शुरू हुए और मैं वीडियो बनाने शुरू हुए। आज भी मैं इसीलिए बैठा हूँ कि मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि जो काम अच्छा करे, चाहे पीपल्स पार्टी करे, नून लीग करे, वो अच्छा बोलो। जहाँ हमारे से गलती हो एडमिट करो और उसको सही करने की कोशिश करो। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक दुनिया की बहुत बड़ी सेइंग है, 50% रेमेडी, एक्सेप्टेंस इज 50% रेमेडी। वंस यू एक्सेप्ट द गलती, तो 50% तो वहीं करेक्शन आ जाती है, और 50% पे आपको काम करना होता है। मगर इनके साथ मसला ये है इमरान का, ये फास्ट बॉलर का, कि इसका अटक जाती है सुई। तो गलती फौज में जब अपॉइंटमेंट होते हैं, हर तरह के आदमी को अपॉइंटमेंट दे देते हैं काकुल से निकलने के बाद, एक आदमी को अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं। और वो कौन होता है? जो बहुत हार्ड वर्किंग होता है और गलती करता है। कोई हार्ड वर्किंग नहीं है, लेजी है, उसको अपॉइंटमेंट दे देंगे, किसी का पीएस बना देंगे, किसी का कुछ बना देंगे, गुजारा कर। मगर हार्ड वर्किंग और गलती करने वाले को कभी फौज नहीं रखती। इसलिए एक तो तुम तोप गलत चला रहे हो और चलाए जा रहे हो, मुसलसल मेहनती आदमी हो तुम, बेड़ा गर्क कर रहे हो। इसी तरह हमारे इमरान साहब की सुई अटकी हुई है और ये लगे हुए। अब देखें, महंगाई की जो मेरे दोस्त पीपल्स पार्टी के बात की, वो सारी वो हैं जो हम आम आवाम के लिए बात करनी चाहिए आटा के ऊपर, इसके ऊपर यही हिट करती है लोगों को। मैं थोड़ा सा, अगर इनकी इजाजत हो, इसको अपग्रेड करके बात करता हूँ। देखिए, किसी मुल्क के अगर आपने तरक्की का, वहाँ की बेरोजगारी का, ग्रोथ का अगर इंडिकेटर्स देखने हैं,
तो दो तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट जिसको देखें आप। सबसे पहले जीडीपी देखी जाती है दुनिया में, उसके बाद उसके करेंसी का क्या वो चल रहा है, फिर उसकी एनर्जी कैसे चल रही है, उसकी एक्सपोर्ट, ये 3-4 फिगर्स हैं जी जिससे वो मुल्क नापा जाता है। अब मैं आपको बताऊं 2017-18 में नवाज शरीफ के साथ जब ये केस हुआ, मैं उस वक्त क्रिटिक था, पीटीआई में था। नवाज शरीफ को जो हटाया गया वो बेवकूफ नहीं थे। 2016 में रिजर्व हमारे 22 अरब डॉलर के थे, ठीक है, हमारी जीडीपी जो थी 5.8 पे चल रही थी, ठीक है। उन्होंने बोला जब हमारी हुकूमत ही इन्होंने हटा दी और आगे हमें इन्हें हुकूमत नहीं देनी, तो उन्होंने हाथ ढीले कर दिया और चीज़ें बर्बाद होनी शुरू हुई। इंपोर्ट दबा के हुई, ट्रेड डेफिसिट 20 अरब का हो गया, इधर रिजर्व जो है 7 अरब के रह गए और इनको हुकूमत मिल गई। मगर जिस वक्त वो गए थे उस वक्त जीडीपी हमारी थी 320 बिलियन की और 5.8 का उन्होंने टारगेट दिया था उस साल। तो अगर 5.8 उसमें ऐड कर लें तो ये हो जाता 340 बिलियन, ठीक है। ये पहले साल आए, अब इसमें तो ना कोविड था ना कोई चीज थी, पहले साल जो इन्होंने जंप मारा, रिवर्स मार दिया और क्या हुआ 246 बिलियन पे ले गए, 60 बिलियन की शॉर्टेज कर दिया आपने पहले साल। रेवेन्यू 37 अरब पे ले गए थे, ये 32 अरब पे वापस ले आए ट्रिलियन के ऊपर। अब क्या हुआ, उसकी वजह से एक डिप लगा आपको, और जैसी जीडीपी कम होती है तो आपकी बेरोजगारी बढ़ती है, इसलिए ग्रोथ नहीं हो रही ना, आपकी इंडस्ट्री नहीं बढ़ रही, आपकी मुल्क में तरक्की नहीं हो रही। फिर दूसरे साल कोविड आया, फिर इनका माइनस में चली गई। माइनस जीडीपी का मतलब ये होता है कि मुल्क बर्बादी की तरफ है, कि एक ऑलरेडी उसकी 10 जीडीपी थी अब 9 पे जा रही है, इसका मतलब उसकी ग्रोथ तो रुकी गई, फिर माइनस में गई। उसके बाद थोड़ी सी जीडीपी इन्होंने 2% की दे के और शाहजहां ने बनाने शुरू कर दिए। अभी इस साल 296 पे खड़े हैं, 320 से 296 पे खड़े हैं, अभी भी उस पे नहीं आए। ये आके टीवी में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो फवाद चौधरी, और ये मैं कहता हूँ एक दफा मेरे साथ आ जाएं, चैनल में बैठ जाएं और मुझसे मनाजरा कर लें। एक आदमी है एक स्विमिंग पूल के अंदर 10 फीट अंदर चला गया, ठीक है, उसमें से अगर वो 5 फीट बाहर आ जाएगा तो 5 फीट तो अभी भी अंदर है ना, वो जो 5 फीट बाहर आया है उस पे शाहजहां ने क्यों बचा रहे हो तुम? तुम्हारी जो डेडलाइन होनी चाहिए वो 2018 बेंच मार्क आपका 2018 में जी अप्रैल 2020 के अंदर हमारी लार्ज इंडस्ट्री 40% श्रिंक हो गई, इस साल 16% ग्रो किया है, तो भाई अभी 22% तो अभी भी अंदर है 2018। गाड़ियां बेच दी हमने। अच्छा, अब मैं महंगाई की आपसे बात करूं। महंगाई का एक इंडिकेटर है जिससे महंगाई बढ़ती है जी, और वो है सिर्फ डॉलर। जब डॉलर की रेट चेंज होंगे, देखिए हमारा मुल्क है इंपोर्ट बेस, अगर एक्सपोर्ट बेस हो तो फिर डॉलर बढ़ेगा तो आप तरक्की करेंगे। हमारा मुल्क है 98% इंपोर्ट बेस। अच्छा। और जैसे ही आप इंपोर्ट का बिल बढ़ाते हैं तो आपके मुल्क में क्राइसिस आनी शुरू होती है। ठीक है। अब इन्होंने ये कहा कि वो जो इसाकदार था वो क्रिमिनल था, डॉलर रोकता था। अच्छा, डॉलर रोकने की एक ही साइंस है, सिर्फ एक साइंस है कि आप मार्केट में डॉलर रखें, ठीक है, फिर डॉलर रुकता है। अगर डॉलर की शॉर्टेज होगी तो डॉलर बॉम्ब्स होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम है क्योंकि लाइव शो है, लाजमी मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, फिर इसी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपका जवाब मुकम्मल करके फिर मैं दूसरे सवाल पे आऊंगी। महंगाई पे आपसे बात कर रहा था, उसी को कंटिन्यू करता हूँ कि एक दफा डॉलर जब बढ़ जाता है ना, उसके बाद उस डॉलर को वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। पीपल्स पार्टी के दौर अगर आप याद करें 2008 में, तो ये डॉलर 109 पे चला गया था जी, और 5 साल दो थे जो हमारे उसके फाइनेंस के नून लीग के, वो 101 पे इसको लेके घूमते रहे। और आज हमारी हुकूमत ये क्रिटिसाइज करती है कि वो नाजायज किया था,
इमिटेशन किया था। देखिए डॉलर को रोकने के लिए एक ही रास्ता है कि आप डॉलर फ्लोट करें मार्केट में, इतने हो कि आपका शॉर्टेज ना आए। मुझे बताएं, आप रात दिन कहते हैं रिजर्व खत्म हो गए थे नून लीग के दौर में, पैसा खत्म हो गया था, और डॉलर कैसे रोका फिर उसने? अपनी पॉकेट मनी से रोका। भाई मुझे बताए ना कैसे डॉलर रोका? इमिटेशन था तो डॉलर कैसे फ्लोट किया था उसने? किसी टेक्निक से ही रोका हुआ था ना, उनसे सेटिंग की हुई थी। जो बड़े बड़े जायंट्स हैं जो भी डॉलर रोका हुआ था, 110 पे चल रहा था। मिर्जा इस्माइल आए तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इसमें एक्सेस करना होगा, मैं तो 115 पे छोड़ दिया, जो कि रियल वैल्यू थी उस साल की। और फिर केयर टेकर आए, वो 125 पे ले गए। जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है इस मुल्क के साथ, वो जो पहला डॉलर इन्होंने 150 पे लेके गए इनके जो मुशीर थे स्टेट बैंक, और मैं हैरान हूँ, मेरे ख्याल से कप्तान साहब ने इस 3 साल के अंदर कोई 1200 मीटिंग्स की हैं। 1200 मीटिंग्स, डेली मीटिंग करते हैं, 2-2 एक-एक। पीपल्स पार्टी के उठा लें 600 650 मिलेंगे आपको वजीर आजम, नून लीग के उठा लें 500 मिलेंगे, वो टूर पे गए इधर गए। ये 1300 मीटिंग्स कर चुका है अभी तक इमरान। उसके बावजूद कह रहा है कि मैं सो के उठा तो मुझे पता चला डॉलर इंक्रीज हो गया। असद उमर कह रहा है कि मेरी पहली वीडियो इसी पे बनी थी। असद उमर कह रहा है मैंने प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म किया था, और वो जो हफीज शेख थे उन्हें पता ही नहीं था, और डॉलर 100। बस ये वो जगह थी जहाँ से ये मुल्क बैक पे आया। और साथ ही इन्होंने IMF से जो मुआहदा किया और 13% जो सूद की शरह रखी पहले साल, वो उसने इतना बड़ा डैमेज किया है कि अगले 25 साल तक इमरान खान टकरे मारेगा तो भी ये रिकवर नहीं हो सकेगा, ना महंगाई कंट्रोल होगी। देखिए सिर्फ मुझे जो पॉजिटिव बात लगती है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जब भी आएगी, देखिए कायदे आज़म का एक कॉल है कि कभी अक्सरियत की जो वो होता है ना, मतलब राय, वो गलत नहीं होती। अगर पीपल्स पार्टी आज सिंध में जीत रही है ना, तो उसको लोग पसंद कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे होते तो वो कब से उड़ा के फेंक देते उसको। तो अक्सरियत की राय कभी गलत नहीं होती, और आपको उसको ऑनर करना चाहिए। मैं पीपल्स पार्टी की एक बात करूंगा आपसे इजाजत लेके। जी। मुझे रात दिन लोगों की वो बात इतनी बुरी लगती है, जैसे मुराद सईद है और कई लोग आके, ये तो अपनी लेगेसी लेके चलते हैं, ये तो जायदाद बनाई हुई है इन्होंने। मैं सिर्फ एक मिसाल आपसे कहता हूँ, दुनिया का कोई मुल्क ले लें, कोई तख्ता ले लें, कोई जमहूरियत ले लें, एक लीडर ऐसा मुझे दिखा दें, एक जिसने अपने नाना को खोया हो, जिसने अपनी माँ को खोया हो, जिसने अपने 2 मामू खोए हों। बिल्कुल। बताएं कोई ऐसा लीडर दुनिया के अंदर जिसने ये 4 बड़े अपने खानदान के सिर्फ सियासत में, कोई जंग में नहीं मारे गए, सियासत से मारे गए। क्या उस बच्चे को हक नहीं है कि अपनी माँ की, अपने नाने की लेगेसी लेके चले? उसको पूरा हक है। ये मुराद शहीद, ये लोग तो आ जाएं, इनके बच्चे हैं अभी 12 साल के, 30 साल बाद, ये हमारे दोस्त हैं, 30 साल इनकी पीपल्स पार्टी में, अभी इनके बच्चे बड़े हो गए, तो इनके बच्चे क्या करेंगे? फौजी का बच्चा फौजी बनता है, सियासतदान। इनके जो बाप दादा थे, गिलानी के, भुट्टो के, इनके ये अंग्रेज के वक्त में असेंबली के मेंबर्स थे। तो आज उनके बच्चे अगर असेंबली में जाते हैं, मोची का बच्चा मोची बनता है, फौजी का बच्चा फौजी बनता है। तो अगर सियासतदान का बच्चा सियासतदान बन जाए, और फिर वो आदमी जिसने 4 शहादतें दी हो, खून दिया हो इस मुल्क को, उसको लेगेसी लेके चलने का हक नहीं है? मैं कह रहा हूँ उसको तो सबसे ज्यादा हक है। मरियम नवाज को हक नहीं है? उसने अपने बाप की जेलें देखी हैं, अपने चचा की जेलें देखी हैं, अब आज वो सियासत कर रहे हैं, करना चाहिए। मैं वापस आता हूँ इस बात पे। अब ये महंगाई का सिर्फ एक पॉजिटिव चांस ये है कि कोई ऐसी हुकूमत जो वाकई एक्चुअल वोटों से जीतेगी ना, एक तो उसमें अवाम में उसको पेनिट्रेशन होगी, तो वो अवाम को सेटिस्फाई कर सकती है कि वजह क्या है। एक दूसरा ये है कि अब हमारी सारी चीजें पीक पे पहुंच गई हैं। पीक वो होती है जहां से फिर डिके होता है, वापसी होती है। तो अब इसकी महंगाई की उधर ले गए ये, जहां से अब वापसी होगी, अब वो 2% हो, 3% हो, 4% हो, वापसी होगी इंशाल्लाह, और ये उन्हें पॉजिटिव मिलेगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो रात दिन बोलते हैं ना कि वो PDM में दरार आ गई, बिलावल मरियम से लड़ गया, फजलुर रहमान, ये मैं आपको बता दूं वेल प्लान चलते हैं ये लोग। इन्हें पता है ये चाहते हैं तो पहले दिन 2018 में फजलुर रहमान ने जिस दिन कहा था ना, उस दिन इस हुकूमत को खत्म कर सकते थे। इनके पास ताकत है, ये कल चेंज कर सकते हैं, मगर ये नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे? 4-5 साल तक
और मैं आज आपको एडवांस बताता हूँ, अक्टूबर 2022 में चेंज आएगा, इसलिए उसकी टेक्निकल वजह थोड़ी सी मैं आपसे बात करूंगा। हाँ, नहीं, मैं कि इस तरफ 2 भी आदमी आऊंगी। रिटायर होने जा रहे हैं उस अच्छा, ठीक 22 में, ठीक और बस उनके बाद चेंज ओवर आएगा। ठीक है, इसलिए कि ओके। वो लोग अभी इस पे रिस्क नहीं ले सकते कि किसी ऐसी हुकूमत को ले आए कि वो फिर आके आगे गड़बड़ करे। ठीक है। और ये फिर महंगाई, ये सारी चीजें खुद स्ट्रीमलाइन होंगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आऊंगी, थोड़ा सा इस तरफ भी हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो पाकिस्तान में आ रही है, आप क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, आपका मौक़िफ़ है, क्या ये ठीक है, ये होना चाहिए या इसे रोकना चाहिए? देखिए जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जी जो है ऑलरेडी जो ये तजर्बा है दुनिया में फ्लॉप हो चुका है, जी और इस घिसे पिटे निज़ाम को ये पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, महज बदनीयती पर मबनी है। और ये 2023 का इलेक्शन चोरी करने की साजिश है। और जो इन्होंने एक फ़िलॉसफी दी है खान साहब ने कि जी समंदर पार पाकिस्तानी जो हैं वो वोट डालने का हक रखते हैं, क्योंकि कल इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि समंदर पार पाकिस्तानियों को ना वोट देने का हक है पाकिस्तान अच्छा। में। ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, वो सारी चीज़ें खान साहब खुद कह रहे थे कि जी ना उनको वोट देने का हक है और ना उनका पाकिस्तान में कोई हिस्सा है। आज वो कहते हैं कि नहीं, उनको वोट देना चाहिए। हाँ। और इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन हम ला रहे हैं, देखिए ये वहाँ से इलेक्शन को चोरी करेंगे। पाकिस्तान में तो इनको कोई वोट देगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जो है जिस दौर से गुजर रहा है और जिस हालात पर ये पाकिस्तान को जिस नहज पर लेकर आ गए हैं, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे। हर चीज़ को इन्होंने बराए फ़रोख्त का बोर्ड लगा दिया है, हर चीज़ बिक रही है। जिस मुल्क का स्टेट बैंक IMF के इशारे पे चले, IMF से डिक्टेशन लेगा, अब बचा क्या? आप मुझे बताएं कि उनकी तमाम चीज़ें, तमाम शराइतें, कहा जी हमें 6 अरब डॉलर दे दीजिए, आप हमें सिर्फ ये बताइए कि हमसे कराना क्या है आपने। तो आप मुझे बताएं कि जब हमारा वज़ीर आज़म या हमारे मुल्क के हुक्मरान इस नहज पर आ जाएं तो क्या होगा। और फिर दोबारा वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटों के ज़रिए हम इलेक्शन चोरी करेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माज़रत के साथ ऐसा नहीं होने देगी। हम भरपूर रजिस्ट करेंगे और एहतजाज करेंगे। हाँ, जो आपके पास इलेक्शन का निज़ाम है इसी में इस्लाहात लेकर आए आप तो इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरों पर चोरी का। चोर तो आप खुद साबित हो रहे हैं, आप सर्टिफाइड चोर हैं। आपके आए बाएं दाएं सब चोर डाकुओं की एक फ़ौज जमा हो गई है। खुदारा इन डाकुओं से कहें कि ये खुद चले जाएं और एहतसाब का अमल। मैं ये और ये बार बार अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि कब शुरू होगा एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड, कब होगा, कौन सा ऐसा दिन होगा कि जब एहतसाब होगा और इस मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। और जो आप कौम को नवीदे सुनाते थे कि जी फला आदमी इतने पैसे ले गया, फला आदमी इतने पैसे ले गया, वो पैसे कब रिकवर होंगे, कब कौमी खजाना जो है वो मजबूत होगा। अभी जैसा सईद भाई ने कहा कि जी ये चीज़ें सारी इन्होंने खामी खूबी बहुत सारी चीज़ें बताई। तो मैं कहता हूँ कि जब खान साहब को पाकिस्तान मिला था तो बड़ा स्टेबल पाकिस्तान और बड़ा एस्टेब्लिश पाकिस्तान मिला। आज पाकिस्तान की जो कंडीशन हो चुकी है, ये खुद तो शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनके बच्चे, ये खुद, ये तो मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। खान साहब को चाहिए कि अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करें। अगर इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस मुल्क को कुछ देना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो एहतसाब का अमल शुरू करें और अपने घर से शुरू करें। और जब अपने घर से शुरू करेंगे तो तमाम लोग उसकी लपेट में आएंगे। और ईमानदारी से होना चाहिए और कौम को बताना चाहिए कि जनाब देखिए हमने इतनी रिकवरी की है। अभी तक इन्होंने कौम से कुछ नहीं बताया कि हमने रिकवरी की है। अभी साहब का आपके जो नैब के चेयरमैन थे, उन्होंने रिकॉर्ड पे कहा कि जी मैंने 800 अरब कुछ करोड़ रुपए अपने अकाउंटेंट के पास जमा कराए हैं रिकवरी। और अकाउंटेंट साहब फरमाते हैं कि जनाब सिर्फ 6 अरब आए, 600 अरब आए, तो 200 अरब कहाँ गए? ये चोरी है,
ये 200 अरब की चोरी किसने की है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मैं बार बार अपने एक प्रोग्राम में कहता हूं कि ये तहकीकात के नाम पर भी चोरी है। जो कमेटी बनाते हैं ये उसके जरिए चोरी कर रहे हैं। ये वो टेक्निकल चोरी कर रहे हैं जो इस आवाम को बेवकूफ़ बना रहे, जो आवाम नहीं समझ रही। हाँ, ये पता चलेगा जब ये इक़्तिदार से जाएंगे, जब ये पूरी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी मोहतरम वज़ीर आज़म की। मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, क्योंकि जितनी चोरी और जो बर्बादी इस दौरे हुकूमत में हुई है, ये वज़ीर आज़म साहब जवाब दे देकर थक जाएंगे। ये नहीं जवाब दे सकेंगे तो खुदारा वज़ीर आज़म साहब, आप मोहतरम हैं, आप बड़े हैं, आप इस कौम के माई बाप हैं, आप ऐसा ना करें। आप वही बातें, वो इमरान खान वापस आ जाए जो 2018 से पहले थे। वो इमरान खान क्या नापैद हो गए, क्या मर गए, जिंदा नहीं है, क्या उनका ज़मीर मर गया है? तो बात यह है कि कौम भूख से मर रही है। आज आप ये देखिए, खुदकुशी हो रही है, लोग बेरोजगार हैं। आटा देखिए, गरीब का ताल्लुक आपकी जीडीपी से ताल्लुक नहीं है, गरीब का ताल्लुक आपके डॉलर से ताल्लुक नहीं है। गरीब का ताल्लुक तो ये है कि आटा मुझे कितने रेट में मिल रहा है, मुझे मजदूरी मिल रही है, मुझे दवाई मिल रही है। गरीब का वास्ता तो इस चीज से है, आटा, दाल, चीनी, गरीब दवाई से ताल्लुक है। आपको मुझे कन्वेंस मिल रही है। गरीब का वास्ता तो इन चीजों से, गरीब का वास्ता तो इन चीजों से नहीं है कि जी डॉलर जो 178 का हुआ, भाई 178 का हुआ तो अमीर का वास्ता उससे, क्योंकि अमीर के पास डॉलर थे, वो 178 का हो गया, आज वो अरबोपति हो गया। जिसके पास 1 लाख रुपए थे उसके तो वो 1000 रुपए हो गए, क्योंकि वो तो बर्बाद हो गया। तो जो सूरत हाल हुई है, बिल्कुल आप कहते जी हुकूमत सिंध, एक बात उठा के कहते जी हुकूमत सिंध ने जो है ना ये कर दिया। जनाब, पूरे मुल्क की बागडोर आपके हाथ में, हुकूमत सिंध के हाथ में नहीं है। अगर हुकूमत सिंध के हाथ में है तो हुकूमत सिंध को भी आप पकड़ें, क्योंकि इसलिए कि हमें भी अवाम ने वोट दिया है, और इसलिए नहीं दिया कि हम अवाम के हक पे डाका डालें, हम अवाम के साथ ज्यादती करें, हम अवाम को जवाब दे हैं। और इंशाअल्लाह पीपुल्स पार्टी अवाम को जवाब दे रहेगी, और पीपुल्स पार्टी मुल्क छोड़कर नहीं जाएगी, और ना उसका कोई कारकुन जाएगा। और उसकी क़यादत भी आपको मैं बताता चलूं, हमारे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने अपना पासपोर्ट तक हुकूमत पाकिस्तान के बाद जमा करा दिया कि मुझे बाहर जाना ही नहीं है, ये पासपोर्ट रखिए आप। तो हम इस मुल्क के खिदमत गुजार हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ अवाम देख रही है, और 2023 के इलेक्शन में बेहतरीन रिजल्ट होगा, और अवाम का एतमाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर होगा। जी अच्छा, मैं थोड़ा सा 2 मिनट रह गए हैं, उस पर आपने जल्दी थोड़ा सा बताना होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है, इस पे जो आप कहना चाहें, क्योंकि लास्ट 2 मिनट है और हम लोग लाइव क्योंकि है शो, तो फिर मुझे एंड करना पड़ जाएगा। जी मैं ईवीएम पे जो पॉलिटिकल बात है वो नहीं, तो हम इसके बाद कोई और प्रोग्राम कर लेंगे। देखिए, ईवीएम के ऊपर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अच्छी बात है, जो ये रात दिन बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी। देखें, मुझे अगर कोई बोले कि यहाँ से लाहौर तुम घोड़ा गाड़ी पे जाओ, तुम बोलूँगा जहाज है, उस पे जाऊँगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। मगर अगर मुझे ये पता चल जाए कि साल में, महीने में एक जहाज गिरता है, तो क्या मैं जहाज में जाऊँगा? नहीं जाऊँगा। मैं सबसे पहले उसकी वर्थ देखूंगा कि भाई उसमें क्या लॉसेज है। देखिए, दुनिया में जब भी इस तरह की मशीनें आती हैं ना, या जो भी कैलकुलेशन करता है, मैं इसके ऊपर, आप मेरी एक प्रेजेंटेशन है वो कभी चलाइएगा, पूरा प्रोग्राम मुझे दीजिएगा। मुझे पॉलिटिकली इससे कोई वास्ता नहीं है कि पीपल्स पार्टी बंद कर रही है, नहीं कर रही है। मैं हो सकता है अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में खुद पिटीशन दायर करूं कि ये मेरे बेसिक राइट की बहुत बड़ी वायलेशन है कि ईवीएम मशीन असेंबली ने पास की है। असेंबली की पास की हुई चीज अगर मेरे बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, आइन कहता है कि उसको स्ट्राइक डाउन करें, और मैं ये पिटीशन करूंगा। और मैं चीफ जस्टिस साहब को डेटा से साबित करूंगा कि ये आ सकती है, दुनिया में आई है, मगर उसके जो प्री रिक्विजिट चीजें हैं वो करके लाना पड़ेगा आपको। ऐसे आप नहीं ला सकते इसको, उसकी वजह है टेक्निकल। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपको मैं बोलूं इसकी क्वालिटी क्या है, तो आप बता सकते हैं क्वालिटी? अगर मैं बोलूं इधर इतना अंधेरा है, तो आप अंधेरे को नाप सकते हैं? नहीं। अगर मैं बोलूं इतनी ठंडक है, ठंडक को नाप सकते हैं? नहीं। क्वालिटी का बताएं, कोई मेजर है? नापने वाली चीज है? नहीं है। मगर इसका एक मेजर है कि ये हम बता सकते हैं कि इसके अंदर इतने डिफेक्ट हैं। जितने कम डिफेक्ट होंगे उतनी क्वालिटी अच्छी होगी। exactly. आप अंधेरे को कैसे नापते हैं?
रोशनी जितनी कम होती जाएगी अंधेरा बढ़ता जाएगा, जितनी गर्मी कम होती जाएगी ठंडक बढ़ती जाएगी। उसकी रिवर्स चीज को नापते हैं। क्वालिटी भी सेम चीज है। अगर मुझे इस मशीन को देखना है कि इसकी क्वालिटी सही है, अच्छा देखें दुनिया में दो लफ्ज चलते हैं, एक एक्यूरेट और एक प्रिसाइज, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपने वो तीर कमान देखा है जिसमें तीर मारते हैं? जी जी बिल्कुल। अगर कोई आदमी 4 तीर मारे और जो गोला है उसके कोनों पे मारे तो वो आदमी एक्यूरेट तो है, प्रिसाइज नहीं। हाँ। और अगर कोई आदमी उस गोले से बाहर सारे तीर एक ही जगह पे मारे, वो एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज है। तो हमें जो मशीनरी, जो किट्स, जो आपकी लाइफ सेविंग आइटम्स हैं, उसको प्रिसाइज और एक्यूरेट चाहिए होता है। और उसके लिए दुनिया में एक टूल आया है जिसको बोलते हैं वैलिडेशन। बगैर वैलिडेशन के देखें, दुनिया में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो हमने जो थंब रूल पढ़ा है वो ये कि आप सबसे पहले चेक करो चेंज क्या है। अगर आज आपके स्टूडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप ये चेक करें चेंज क्या है। होस्ट वही है, कैमरामैन वही है, सारी चीजें वही हैं, कारपेट वही है, क्या चीज चेंज है? जब भी चेंज आता है प्रॉब्लम आती है। तो उस चेंज को आपको वैलिडेट करना होता है। अब आप चेंज ला रहे हैं ईवीएम पे, तो उसको वैलिडेट करें। और वैलिडेट आईएसओ की बहुत सारी कंपनियां हैं, कंसल्टेंट हैं, मैं कर सकता हूँ वैलिडेट। आपको मशीनें वैलिडेट करनी होंगी। मुझे बताइए, आज एक कत्ल हुआ या वो जैनब केस था, चीफ जस्टिस साहब ने दूसरे दिन फांसी क्यों नहीं दे दी? उन्होंने कहा एविडेंस लाओ, पर्सनल एविडेंस लाओ, फोरेंसिक रिपोर्ट लाओ, ये करो। फिर उसके बाद जब सारे कागज तैयार हो गए, एविडेंस के बगैर दुनिया में कोई जजमेंट नहीं देता। जी बिल्कुल। इसी तरह हमें इस मशीन का एविडेंस देना होगा कि ये मशीन सही चलती है और मुसलसल चलती है। वैलिडेशन इंग्लिश में कहते हैं कि ये मशीन सही चलती है और मुसलसल चलती है। ऐसा नहीं कि आज चल रही है आधे घंटे बाद बंद हो जाएगी, चलती है। और वो कैसे एविडेंस देते हैं? हम डाटा से देते हैं। हमें एक एक मशीन का डाटा लेना होगा, उसमें वो सारे सिनेरियो डेवलप करने होंगे कि ये इतने कैंडिडेट थे, अगर 100 पीपल्स पार्टी को डले 200। और हमेशा वैलिडेशन स्टैंडर्ड से होती है। मैं बोलूँ ये नीला है, आप बोले काला है, अब साबित कैसे होगा? हमें एक स्टैंडर्ड नीला लाना होगा, उसके साथ रखेंगे, हम बोलेंगे देखो ये इससे मिल रहा है, तो ये नीला है, काला नहीं है। तो आप वैलिडेशन जब करेंगे तो एक स्टैंडर्ड पहले, ये इन्होंने कहा हमने पायलट प्रोजेक्ट कर लिया सरहद के अंदर, पायलट प्रोजेक्ट इसका इलाज नहीं है। आपको स्टैंडर्ड एक बनाना होगा, एक सिनेरियो डेवलप, फिर वोट डलवाएंगे, उससे मिलाएंगे और फिर एक ही लेवल सेट करना होगा, एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल, कि अगर 2 गलतियां होंगी तो हम चला देंगे, 10 होंगी तो रोक देंगे। ठीक है जी, इसके बगैर गुजारा नहीं है ईवीएम का। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारे शो में तशरीफ लेके आए। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा, और अभी बहुत सारे और भी सवाल थे और बहुत डिटेल में इन्होंने और भी जवाब देना था, पर टाइम की आपको पता है कि कमी होती है। लाइव शो है, जब टाइम जो है हमारा आखिरी मिनट होता है और हम मजबूर हो जाते हैं, हमारे हाथ रुक जाते हैं, हमारी ज़ुबानें रुक जाती है और हम फिर शो को उस टाइम एंड करते हैं। तो इसी तरह से आप हमारा शो देखते रहें, इतनी मोहब्बत और प्यार देते रहें। कल फिर मैं लाइव आऊँगी इंशाल्लाह। इतवार का दिन है, संडे का दिन, नाश्ते के साथ आपके साथ मेरे अच्छे से गेस्ट एंजॉय करेंगे वीकेंड शाइन विद एनिशा। अल्लाह हाफिज़।